इसी तरह बच्चों बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनमें हम केमिकल रिएक्शन खुले तौर पे देख सकते हैं। जैसा कि दिवाली में, दशहरा में हम क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ने से क्या होता है, एक तो हीट होती है, ठीक है, यानी एक तो लाइट निकलती है, रोशनी, उसके अलावा पटाखा गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म होना यानी हीट निकलता है। इसके अलावा उसके अंदर से गैस, धुआं भी निकलता है, वो गैस है, ठीक है। मतलब ये कि एक चीज को एक्सप्लॉइट करने से, एक्सप्लोज करने से, एक चीज को, एक पटाखे को फोड़ने से उसके अंदर से गर्मी भी निकल रही है, लाइट भी निकल रही है, आवाज भी निकल रही है और गैस भी निकल रहा है, ठीक है। और एक अलग बो भी निकलती है, बदबू, अलग बदबू भी निकलती है, ठीक है। इसी तरह जब आप देखेंगे, एक खाना है, हमारे घर में खाना होता है, ठीक है। आज अगर खाना बनाए तो आज सुबह अगर राइस बनाए तो कल शाम तक, या फिर आज शाम तक अच्छा होगा, कल कल सुबह तक भी अच्छा होगा, कल दोपहर में खराब हो जाएगा, ठीक है। क्यों खराब होगा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप एक एप्पल को कट कीजिए, एक सेब को कट कीजिए, ठीक है। कट करने के बाद खुले हवा में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे कि उस एप्पल के ऊपर एक ब्राउन कलर फॉर्म हो गया, ठीक है। वो ब्राउन कलर क्या है, केमिकल रिएक्शन की वजह से है। इसी तरह आलू में भी देखिए कलर अलग होगा, इसी तरह ब्रिंजल में भी, बैगन में भी कलर अलग होगा, कलर चेंज होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से है। अब देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन है लोहे को रस्ट हो, लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग लगता कैसे है, पहले तो बच्चों ये बात याद रख लीजिए कि लोहे को जंग लगने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो है हवा और एक है पानी, ठीक है। हवा में भी बहुत से सारी चीजें जैसे कि नाइट्रोजन है, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, लेकिन हवा को, लेकिन लोहे को जंग सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के ऑक्सीजन से लगता है, ठीक है। हवा मिक्सचर है, हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, हवा में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की वजह से आयरन को जंग लगता है, ठीक है। Since iron is used in many bridges, make आयरन, लोहा जो है ब्रिजेस बनाने के लिए और बड़े बड़े कश्तियां बनाने के लिए और कार बनाने के लिए और लारियां बनाने के लिए, इसके बॉडीज बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और आयरन की वजह, आयरन में जो जंग लगता है लोहे में, इसके इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी, एक तो है हवा और एक है पानी, ठीक है। मतलब जब आयरन को, लोहे को खुले एरिया में रख दिया जाता है तो वो, उसे हवा लगती है, और जब उसके ऊपर बारिश बरसती है या फिर वो पानी में रख दिया जाए तो हवा और आयरन मिलकर जब पानी में जाएंगे तो आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं, Fe2O3 बन जाते हैं। फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। जैसे कि मैंने कहा कि लोहे को जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होता है और पानी भी चाहिए होता है, ठीक है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster, ठीक है। So मतलब ये कि अगर एटमॉस्फेयर की हवा में, ठीक है, अतराफ की हवा में ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी उतना जल्दी लोहे को जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई लोहे को जंग लगने से बचाना कैसे, ठीक है, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाए। तो लोहे को जंग लगने से बचाना है तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, ठीक है। अब अगर लोहे को जंग नहीं लगने देना है तो हमें उसे ऑक्सीजन से बचाना होगा और पानी से बचाना होगा और दोनों से बचाना होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इस आयरन के चीजों पर, लोहे की चीजों पर जो है क्रोमियम और जिंक और आयरन, जिंक ऑन आयरन, ये लोहे की चीजों पे क्या करना है हमें, एक अलग मेटल्स है, एक अलग मेटल है जिसका नाम है क्रोमियम या फिर जिंक। ये दो अलग अलग तरह के मेटल है। इस मेटल को अगर लिक्विडिफाइड करके, इस मेटल का जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में अगर लोहे के ऊपर पेंट कर देंगे, ठीक है, लोहे के ऊपर इसका लेयर बना देंगे तो ये जिंक और क्रोमियम जो है लोहे को हवा से और
ऑक्सीजन से बचा के रखेंगे, जिसकी वजह से लोहे को जंग नहीं लगेगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, लोहे की चीजों पर जिंक का पेंट लगाने को या फिर क्रोमियम का पेंट लगाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। आप देखिए हमारे घरों में जितने भी लोहे की चीजें हैं, सारी की सारी चीजों पर पेंट होता है, अलग अलग कलर का पेंट, रेड कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, पिंक कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का। सो ये सारे पेंट क्यों होते हैं? ये पेंट एक्चुअली क्या होते हैं? जिंक है या फिर क्रोमियम होते हैं। ठीक है, इन्हें आयरन पे इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जंग लगने से बचे। द आयरन पाइप्स आर यूज्ड इन आवर हाउसेस टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। We know that ships are made up of iron and a part of them remains underwater. On the part above water also, water drops keep cleaning to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salts water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being formed from this, in spite of being painted. So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can we imagine the monetary loss to the world? तो ये है आयरन रस्टिंग। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 वी हैव लर्नड दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर, मतलब ये कि हमें नमक मिल सकता है समंदर के पानी को गर्म करने से। ठीक है, समंदर के पानी को लेकर जब हम गर्म करते हैं तो हमें नमक मिलता है। ठीक है, नमक बनाने का प्रोसेस क्या है? समंदर के पानी को लेकर अच्छी तरह उबलाया जाता है, अच्छी तरह पकाया जाता है। उसके बाद बर्तन में जो बच गया पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, पानी तो भाप बनकर वेपर बनकर उड़ जाता है, लेकिन बर्तन में जो नीचे जम गया उसे सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। However, large crystals of pure substance can be formed from their solutions. The process is called crystallization. ठीक है, तो समंदर के पानी में से बहुत सारे अलग अलग तरह के नमक मिलते हैं, और वो नमक जो है, वो नमक में एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजों का मिक्सर होता है। इन मिक्सचर को फोड़कर क्रिस्टल कर अलग अलग करने का जो प्रोसेस है उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक बीकर में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4 और इसके अंदर अगर आप कॉपर सल्फेट वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, एक ग्लास बीकर में आप वाटर पानी लीजिए और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कीजिए। ठीक है, उसे अच्छी तरह औंटाइए, गर्म कीजिए, पकाइए। उसके बाद उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते जाइए। इतना ऐड करिए कि उसके बाद उससे ज्यादा ऐड ना कर सके। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली ऐड करते जाइए। उसके बाद कुछ देर अगर आप छोड़ने के बाद अगर आपको देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि कॉपर के क्रिस्टल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। क्रिस्टल्स यानी बारीक बारीक कंकर को क्रिस्टल कहते हैं। नमक के जो बारीक बारीक कंकर होते हैं उसे क्रिस्टल कहते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। मतलब ये कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद जब उसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर दे तो उसे ठंडा होने के लिए रख दे। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के क्रिस्टल्स बने हुए हैं, कॉपर के क्रिस्टल्स जमे हुए हैं। तो मतलब ये कि ये कॉपर क्रिस्टल्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जिसमें पहले हमने वाटर को अच्छी तरह ऐड किया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके उसे अच्छी तरह और गर्म किया। उस गर्म सॉल्यूशन में हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करने के बाद हमने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के बाद हमने देखा कि सॉल्यूशन में बारीक बारीक कंकरें आपको नजर आएंगी, बारीक बारीक क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे। ये है कॉपर के क्रिस्टल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों ये था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे चैप्टर। इस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर के जितने भी 2 या 3 वीडियोस है, आप इसे बार बार रिपीटेडली अच्छी तरह वीडियो पॉज करके देखिए, इसके एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरह पढ़िए और इसके अंदर के चेंजेस को अपने जहन में रखिए ताकि आगे आपके
8th और 9th स्टैंडर्ड में जब चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको रिकॉल करने में सहूलत हो, बेसिक रिकॉल करने में सहूलत हो।